आज हम कपाल प्रेत और अड़िगा प्रेत साधना के बारे में बात करने वाले हैं। ये पहली बात तो तंत्र की उच्च कोटि की साधनाओं में आती है। इसमें जो कपाल का जिक्र कर रहे हैं हम, ये कपाल होता है एक मनुष्य की सर की हड्डी, उस पर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। इसकी पूर्ण रूप से अगर जागृति करनी है तो आप, जैसे मैंने अभी रिसेंटली जयपुर के एक शिष्य को ये साधना कराई थी। अब उसमें ये होता था रोज शाम को उन्हें एक विशेष स्थान पर जाके भोग देना होता था। तो कभी कभी ऐसा होता है शक्ति परीक्षा भी लेती है, और वो 11 दिन से ज़्यादा हो रहे थे लेकिन वो वचन देने को अब भी तैयार नहीं। फिर अंत में ये हुआ, साधक को ठान के बैठना चाहिए इस साधना में। मैंने बताया उच्च स्तरीय साधनाएं हैं, तो इसमें छोटी सी भी त्रुटि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हम जब साधना कराते हैं या साधक को साधना घर पे करने के लिए देते हैं या शमशान में करने के लिए देते हैं, तो उसे पहले हम रक्षा कवच देते हैं ताकि वो जब भी साधना करे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तंत्र के इस नए एपिसोड में, जहां हम तंत्र के अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं। आज उसी कड़ी में जुड़ते हुए हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो तंत्र में अपना एक अलग रोल अदा करता है। तंत्र साधनाओं में कुछ विधाएं ऐसी होती हैं जो एक साधक के मन, शक्ति और उसकी ऊर्जाओं पर भारी परीक्षा लेती हैं। कपाल प्रेत और अड़िगा प्रेत। अब ये टॉपिक सुनने में जितना भयानक और शक्तिशाली है, इसकी शक्तियां भी उतनी ही चरम सीमा पर मानी जाती हैं। अब ये कपाल प्रेत सिद्धियां क्या होती हैं या इसकी साधना कैसे की जाती है, आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे आज के हमारे गेस्ट से। और कपाल प्रेत की साधना करते समय साधक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हमें बताएंगे हमारे आज के गेस्ट तांत्रिक भैरव वीरेंद्र जी। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं और सर से ही जानते हैं कि कपाल प्रेत और अड़िगा प्रेत सिद्धि में क्या अंतर है और ये कैसे की जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक। तो सर, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम कपाल प्रेत और अड़िगा प्रेत साधना के बारे में बात करने वाले हैं, तो सर क्या एक्चुअल में ही इसमें कपाल की या मतलब उस तरीके से सिद्धि की जाती है कि कपाल को ही हम उसमें लें एक सिद्धि के लिए? जैसा कि हमारा आज का विषय है कपाल प्रेत और अड़िगा प्रेत, तो कपाल प्रेत साधना में ये पहली बात तो मैं बता दूं तंत्र की उच्च कोटि की साधनाओं में आती है। अच्छा। इसमें जो कपाल का जिक्र कर रहे हैं हम, ये कपाल होता है एक मनुष्य की सर की हड्डी, जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं। इसमें उसका प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादातर ये नौजवान जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, काल मृत्यु, आज भी हमारे गांव देहातों में देखा जाता है कि उसे या तो नदी में बहा दिया जाता है उसके शव को, या नदी किनारे दफना दिया जाता है। तो जब बाढ़ आती है, कुछ होता है, निकल के पानी में चली जाती है, जलीय जीव उसके शरीर को खा लेते हैं, उसके बाद जो उसका अवशेष बचता है उसमें से वो कपाल प्राप्त किया जाता है। उस पर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, उसे पूर्ण रूप से जागृत किया जाता है, तब जाकर कि वो एक प्रेत सिद्ध होता है। जो प्रेत कभी इंसान था, जिसका वो कपाल है, वही उसमें स्थान लेता है और वही बात करता है, वही सारे काम करता है। अच्छा, मतलब जैसा नाम वैसा काम, इसमें बिल्कुल प्रॉपर एक कपाल की ही सिद्धि या मतलब उसी से हम एक साधना करते हैं। तो सर, ये कपाल प्रेत और अड़िगा प्रेत की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में होते क्या हैं? प्रेतों की ही अलग अलग कैटेगरियां हैं। अच्छा। जैसे एक साधारण प्रेत होता है, उसी में जो उच्च लेवल के प्रेत हैं, इनका स्तर बहुत ऊपर का है। जैसे अडिगा प्रेत है, अडिगा प्रेत की क्षमताएं इतनी हैं कि ये 100-200 किलो का वजन उठाकर इधर से उधर शिफ्ट कर देता है। अच्छा। अगर जैसे दो जाए तो मतलब हम यूँ कहें कि इंसान को बैठे हुए को जो उठा ले जाएगा और कहीं भी उसे बैठा सकता है दूसरी जगह। अच्छा। इसकी क्षमताएं इतनी उच्च लेवल की हैं, लेकिन ये आसानी से सिद्ध नहीं होते। अच्छा। 11 दिन की इसकी साधना होती है अडिगा प्रेत की, और कोई 100 में से 10 ही इसे सफल कर पाते हैं। अच्छा। मैंने इसके 2 बार शिविर आयोजित किए हैं, जिसमें मेरे एक शिविर में 35 साधक थे, जिस 35 में से केवल 14 ही सफल हुए, बाकी सफल नहीं हुए, क्योंकि ये उच्च लेवल का है। साधक की जैसी सोच या जैसा हम उसका भाव कहें या जैसा उसका मनोबल, उस हिसाब से ये शक्ति सिद्ध होती है। और बहुत ही उग्र रूप होता है इसका, डरावना रहता है ये, और हाइट इसकी लगभग 10 से 12 फीट की होती है जब ये सामने आता है। तो सर, इस जैसे आप बता रहे हो कि उच्च कोटि की ये साधना मानी गई है, तो ऐसा क्यों, मतलब इस साधना को उच्च कोटि की साधना का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें देखिए कपाल प्रेत में एक मनुष्य के खोपड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं होता है। आप देखेंगे नॉर्मल हम सारी साधनाएं केवल आह्वान से या मंत्रोच्चारण से कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक वस्तु विशेष की आवश्यकता हमें हो रही है, जो कि दुर्लभ है। आजकल कपाल रखना या उसे लेके चलना अपने आप में इलीगल है गवर्नमेंट की नज़र में, तो
लेकिन वैसे ये दुर्लभ है। अगर आप अघोर से हो या किसी संप्रदाय या अखाड़े से जुड़े हो तो आप इसे रख सकते हो, वो भी पूर्ण जागृति के बाद में, क्योंकि साधारणतः इसे रखना ही वर्जित है आपके लिए। आप घर में कपाल या हड्डी नहीं रख सकते क्योंकि उसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। लेकिन यदि आप साधक हो और इसे जागृत कर रखा है तो आप इसे रख सकते हो अपने साथ। एक साधक ही रख सकता है सर, जी क्योंकि बिल्कुल। नॉर्मल लोग तो वैसे भी डर जाते हैं इनको देखते ही। तो सर जैसे आप बता रहे हो कि ये जो कपाल होता है उसको रखना वर्जित है एक तरीके से, तो ये सर मतलब ये साधना तो फिर एक अत्यंत गुप्त होती होगी, या फिर सर इस साधना को हम शमशान की ऊर्जा से ही जोड़ के देख सकते हैं? ये साधना, कपाल प्रेत की साधना होती ही शमशान में है। अच्छा। इसकी पूर्ण रूप से अगर जागृति करनी है तो आप शमशान में ही करोगे। 3 दिन का 11 दिन का इसका विधान होता है। कुछ गुप्त योग क्रियाओं के साथ में या मंत्रों के साथ में इसे जागृत किया जाता है। तो जिस शरीर का ये कपाल था उसी का प्रेत इसमें स्थान लेता है। वही आपसे वचन लेगा, वही आपके काम करेगा, वही बातें करेगा। मैं अपना ही एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ। अभी पिछली साल ही मैंने कपाल प्रेत की साधना की थी, मैंने स्वयं ने, जो कपाल आज भी मेरे यहाँ सुरक्षित है। अच्छा। मैंने 3 दिन उसकी साधना की थी और वो दूसरे दिन से ही प्रत्यक्ष शुरू हो गया था। सबसे पहले उसका जो कपाल, जो खोपड़ी मैंने सामने चौकी पर रखी थी, आसन पर रखी थी, उसकी आंखों में से अग्नि रूप में ज्वाला निकलने लगी थी, जैसे दीपक की लौ। ये पहला लक्षण था कि मेरी साधना अच्छी जा रही है। लेकिन दूसरे दिन ही लास्ट में वो आके सामने खड़ा हुआ, फिर तीसरे दिन हुआ, वचन हुए, उसके बाद वो कार्य कर रहा है। और वो कार्य इस लेवल के करता है कि अब तक मैंने उससे कई कार्य ले लिए हैं। बस उसे भोग में जो लगता है वही सिगरेट, लड्डू या शराब वो देनी होती है, और बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छे तरीके से वो कार्य करता है। तो सर वो अभी भी आपके साथ में है? हाँ, वो जो कपाल है वो उसका स्थान है, वो हर समय उसी के अंदर रहेगा या उसी के आसपास रहेगा। अच्छा, उस कपाल के अंदर वो शक्ति रहती है? हाँ, या उसके आसपास रहेगी। अब ऐसे तो हम कपाल को एक स्थान पे हमने सुरक्षित रखा है, उसे स्थान दे रखा है, वहीं उसका भोग पूजन होता है, दीपक जलता है, सब कुछ होता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम उसे कहीं भी आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति के वचन हमसे हुए हैं। तो हम जहाँ भी बुलाएंगे वो आएगी, फिर हमें उस कपाल की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, मतलब जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हो और आपको अगर ज़रूरत है तो आप उसे बुला हाँ, सकते हो? आह्वान कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर उसे कपाल की ज़रूरत भी नहीं? नहीं, वो नहीं होगी। वो तो केवल जब काम के बाद उसे अब कहीं आराम करना है या वो ठहरना है तो वो उस स्थान पर रहेगा। मतलब एक घर जैसा हम बोल सकते हैं उसके लिए। बाकी वो स्वतंत्र है, कहीं भी विचरण कर सकता है। सर जैसे अभी हम अड़िगा प्रेत की बात कर रहे हैं, तो ये अड़िग जो शब्द है उसका क्या अर्थ है तंत्र में, मतलब किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है? देखिए, अडिग का सीधा सीधा मतलब होता है अपने काम से ना डिगने वाला। मतलब अगर आपने ऐसे कोई कार्य दे दिया, जैसा कि मैंने पहले बताया है, लगभग 100 से 200 किलो वेट ये उठा सकता है, सक्षम है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे शिफ्ट कर देता है। तो ये अपने ऐसे कोई भी आप कार्य दे दो, ये उसे करेगा ही करेगा। अगर नहीं करने योग्य होगा तो आपको हिंट दे देगा कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा या असंभव है। उसके तरीके बताएगा फिर ये आपको कि ये काम इस प्रकार ऐसे होगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली जयपुर के एक शिष्य को ये साधना कराई थी। करानी तो वो मुझे अपने साथ थी उन्हें रख के, लेकिन किसी कारणवश उसमें विलम्ब हुआ तो मैंने उन्हें विधान दिया, उन्होंने अपने घर पर संपन्न की। अब उसमें ये होता था, रोज़ शाम को उन्हें एक विशेष स्थान पर जाके भोग देना होता था। अच्छा। वो भोग देने जाते थे और आते थे, तो रात को ये उनके सपने में आने लगा। पहले सपने में आया, फिर छाया रूप में उनके घर में घूमने लगा। जब इन्होंने मुझे बताया भैया ऐसे ऐसे, मैंने कहा ठीक है, शक्ति पहुंच रही है, जुड़ रही है, आप कंटिन्यू करो। जब इन्होंने कंटिन्यू करी तो वो पूरा एक इंसानी रूप में इनके सामने आना शुरू कर दिया और प्रॉपर बात करता। इन्होंने कहा भैया आप क्या करना, मैंने की कुछ नहीं, आप बैठक बढ़ाओ, समय दो, क्योंकि समय खिंच रहा था। जैसे हम बोलते हैं ना 11 दिन की साधना, तो कभी कभी ऐसा होता है शक्ति परीक्षा भी लेती है। तो अब वो 11 दिन से ज़्यादा हो रहे थे, वहाँ दिन 15-20 पहुँच गए, लेकिन वो वचन देने को अब भी तैयार नहीं। फिर अंत में ये हुआ कि धीरे 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 वो समय बढ़ता गया। भाई साहब की समय, जो एक बोलते हैं ना सहन शक्ति, वो जवाब दे गई। तो उन्होंने बोल दिया भैया अब मैं कंटिन्यूएशन नहीं कर सकता। मैंने कहा आप छोड़ दो। उन्होंने वो साधना छोड़ दी। उसके बाद 6-8 महीने बाद दोबारा से वो शक्ति एक्टिव हुई, फिर उन्हें अनुभव देना शुरू कर दिया। अब उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, भैया ऐसे हो रहा है। मैंने कि आप करना चाहो तो दोबारा कर लो, शक्ति आपसे जुड़ी हुई है, आप कहोगे तो मैं उसे वापस बुलाऊंगा, अन्यथा वो आपके साथ रहेगी। बोले नहीं, आप वापस बुला लो। तो मैंने उस शक्ति का आह्वान करके उसे वापस बुला लिया।
तो ये होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कि सिद्ध की हुई शक्ति को आपने त्याग कर दिया थोड़ी मेहनत और करने की वजह। सर, ये कपाल प्रेत और अडिग प्रेत की साधना करते टाइम जो साधक होता है उसका मेंटल लेवल या मेंटल स्टेट होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए? मतलब जो साधक है वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है? साधक को ठान के बैठना चाहिए इस साधना में। मैंने बताया उच्च स्तरीय साधनाएं हैं, तो इसमें छोटी सी भी त्रुटि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आपका गुरु प्रबल नहीं है, कमज़ोर है, तो हम जब साधना कराते हैं या साधक को साधना घर पे करने के लिए देते हैं या शमशान में करने के लिए देते हैं, तो उसे पहले हम रक्षा कवच देते हैं ताकि वो जब भी साधना करे एक सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ लगाए। क्योंकि ये उग्र साधनाएं हैं, हरकतें हो जाती हैं अक्सर। कभी माला लेके गायब कर देते हैं, कभी मिठाइयाँ लेके गायब कर देते हैं, कभी आसन को घुमा देंगे। तो इनसे बचने के लिए हम पहले ही प्रोटेक्शन देते हैं कि आप कवच लगा के बैठना। और खासकर घर से बाहर यदि आप साधना कर रहे हो तो कवच लगाना अनिवार्य होता है किसी भी साधना में। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे चारों तरफ कोई छोटा मोटा जंगली जीव हो या कोई कुत्ता हो, लोमड़ी हो या वगैरह वगैरह जो भी हो, वो उस घेरे में ना घुसें, हमें डिस्टर्ब ना करें। तो कवच हम लगवाते हैं। और बाकी इनकी साधनाओं में काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ताकि नुकसान ना हो। उच्च कोटि की साधनाएं होती हैं, साहित्य का अहित कर देती हैं ये। अगर आपने थोड़ी सी भी त्रुटि की तो आपको हेल्थ इशू ज़्यादा देते हैं ये। मेंटली जैसे बोलते हैं डिस्टर्ब करना, वो ज़्यादा होता है इनकी साधनाओं में। बाकी आपकी बॉडी को टच नहीं करेंगे, लेकिन आपको मेंटली डिस्टर्ब इतना कर देंगे कि आप पागल नहीं होंगे, लेकिन कर्म आपके पागल जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल, वो मेंटली जब इंसान डिस्टर्ब होता है तो वो हेल्थ पे तो फिर एक इफेक्ट आ ही जाता है। ऐसे ही मैंने एक प्रेत शिविर कराया था मथुरा में ही, ध्रुव घाट शमशान पे। उसमें लगभग 65 साधक थे, जिसमें से एक हमारे भाई साहब थे दिल्ली के, अच्छा। लक्ष्मी नगर दिल्ली से। तो हम उस शिविर में करते क्या थे, सुबह हमें शमशान जाना होता था सबको लेके निमंत्रण के लिए। फिर रात को हम उसे हॉल में बैठ के कराते थे, क्योंकि इतने लोगों का शमशान में रात्रि में बैठना थोड़ा दिक्कत देता। तो हम सुबह निमंत्रण लगाते शमशान में, रात को साधना करवाते। अब उन भाई साहब ने किया ये, सुबह निमंत्रण के टाइम वो हमारे साथ गए बैच में, निमंत्रण लगा, सब कुछ हुआ। उसके बाद वो आ गए हॉल में। शाम को बोलते हैं भैया मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा मैं दवा मंगा देता हूँ। कि नहीं मैं घर जाना है। मैंने कहा चले जाओ। वो उन्होंने साधना नहीं की, घर चले गए। 2 दिन बाद उनका कॉल आता है कि भैया रात को मैं सो नहीं पा रहा हूँ 2 दिन से। मैंने क्यों? कि कोई मेरे पैर खींचता है, कोई हाथ खींचता है, कोई मेरे सर पे हाथ फेरता है। मैंने क्यों? कि पूरी रात हो गई, मैं बेड पे बैठा रहा, चारों तरफ मेरे प्रेत ही प्रेत घूमते रहे मेरे बेडरूम में। मैंने कहा भाई तुम यहाँ से निमंत्रण दे के गए हो, साधना नहीं की है, और निमंत्रण लगाया तो शक्ति तुम्हारे साथ जाएगी जाएगी। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना, बिना कुछ किए का तुम्हें शक्ति मिल रही है। मैंने कहा बैठ जाना रात को बेड पे ही और वचन ले लेना। बोले कोई नुकसान? मैंने कहा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं बैठा हूँ। अब वो रात को बैठे, वो फिर से कई प्रेत आ गए उनके बैठ के चारों तरफ घूम रहे हैं। मैंने कहा था वचन लेना, अब वो सिर्फ देख के डर रहा है बस। अच्छा। अब सुबह बोलता भैया बुला लो इसे। मैंने कहा वचन ले लेता, तेरा इष्ट काली है। बोला नहीं भैया मुझे डर लग रहा है कहीं नुकसान ना कर दे। मैंने कि जब इतना झुंड था तब तेरा बाल वाका नहीं किया, तो एक से वचन लेगा तब कहाँ हो जाएगा। बोला नहीं अब बुला लो। मैंने बुला लिया। अब 2 साल बाद वो फिर से बोलते भैया वापस मुझे करा दो सिद्ध। अच्छा। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो सर जैसे कि अभी आपने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो सर इस जो कपाल प्रेत साधना है इसमें डर की क्या परिभाषा है? देखिए इसमें डर की परिभाषा तो जब है जब आपको नदी किनारे या शमशान से एक दफन किए हुए खोपड़ी निकालनी होती है, वो सबसे बड़ी आपकी परीक्षा है। क्योंकि नदियों में बहते हुए तो साधारण मिलते नहीं हैं, ये वहीं मिलते हैं जहाँ डैम वगैरह हों या कोई बड़ी नदी हो। जब बाढ़ आती है, साल में बाढ़ आती है बरसात के महीने में, अब आपको साधना बीच में करनी है तो आप ऐसा शव देखोगे या ऐसा कोई कब्रिस्तान इंसानी देखोगे जहाँ पर दफनाए जाते हों। अब उस दफन की हुई कब्र को खोदना, उसमें से कपाल निकालना, उसके धड़ को तोड़ के, ये सबसे बड़ा डर है। क्योंकि उस समय आपको अकेले जाना होता है, साथ में आपको खुदाई का सामान लेके जाना है। डर ये भी होता है कि कोई इंसान देख ना ले, और डर ये भी होता है कोई शक्ति हम पे अटैक ना कर दे। तो यहाँ डर पता चलता है कि डर कितना होता है साधनाओं में। होता ये है जब आपने खोदा, अब कभी कभी क्या होता है वो शरीर पूरा गला नहीं होता है, हाँ। अध गला रह गया, उसमें से बदबू आती है भयंकर, फिर भी आपको उसका कपाल निकालना है।
उसकी रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है पूरी, वो तोड़नी पड़ती है, वो पूरा खोपड़ी निकालनी होती है, फिर उसे साफ करना होता है। तो जो आपकी इंद्रियां हैं ना, जिन्हें हम इंद्रियां बोलते हैं, वो सारी जागृत उठ के भाग जाती हैं शरीर छोड़ के। बिल्कुल। इतना डर होता है, इतनी बदबू होती है। ये तो सुनने में ही इतना डरावना लग रहा है सर। और ये सारे कर्म मैंने किए हैं, अच्छा। मैंने अपने गुरु आदेश होते हैं। तो सर जैसे कि आप बता रहे थे कि जो होता है उसमें कई बार जब कपाल निकालते टाइम बदबू आती है, या मतलब सर उसका कपाल होता है वो गला नहीं होता, तो कितने टाइम बाद में एक कपाल हम निकाल सकते हैं कि शरीर से, या ऐसा भी कुछ होता है उसका टाइम पीरियड? हाँ होता है, वो निर्भर करता है आप किस जमीन पर दफना रहे, क्योंकि होता ये है जब शव को दफनाया जाता है तो उसमें नमक की मात्रा बढ़ाई जाती है, क्योंकि नमक मांस को गलाता है। तो जितना ज़्यादा उसमें नमक पड़ेगा उतनी जल्दी उसके मांस के गलने के चांस ज़्यादा होते हैं। या फिर आप ऐसी भूमि पर दफना रहे हो जो नदी किनारे है और वहाँ नमी है, तो होता क्या है, नमी से गलना शुरू कर देती है, सड़न शुरू कर देती है बहुत जल्दी, डिकम्पोज होना जिसे हम बोलते हैं। तो इन जगहों पर यदि की हुई हैं तो वो जल्दी से गल जाती हैं, और अमूमन हम कहें तो 5 से 6 महीने में पूरी गल जाती है। अच्छा, लेकिन अगर कोई साधक जैसे वहाँ पहुँचा, उसे चाहिए कपाल और उसने वो खोद लिया, उसे मिल गया, तो क्या उस टाइम पे भी वो साधना कर सकता है उस कपाल से? हाँ बिल्कुल, उसे साफ करके शुद्ध करके कर सकता है। अच्छा, और कोई अर्जेंट मतलब अभी अगर हुआ है किसी का, जैसे किसी ने अभी दफनाया है 1-2 दिन में ही और कोई साधक वहाँ पहुँच गया, तो उस केस में भी उसे यूज़ नहीं कर नहीं, सकता? वो नहीं होगा। अच्छा, उस केस में यूज़ नहीं कर वो सकता। तो प्रॉपर फ्रेश रहेगी ना अभी, हाँ। तो वो नहीं होगा। प्रॉपर 5-6 महीने बाद ऑटोमेटिक शरीर गल जाता है, ढांचा ढांचा रह जाता है, आप हड्डियों को लेके इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, उसी केस में हम कर सकते हैं जब वो जो हमारी स्किन जो होती है वो डैमेज हो जाए। वो पूरी ख़त्म हो जाए। हुँ। नियम यही कहता है कि मांस हड्डियाँ छोड़ दे, हड्डियाँ बिल्कुल अलग हो जाएं, तब आप तंत्र साधना में उनका उपयोग करो। अच्छा। क्योंकि प्रकृति हमें शव से छेड़खानी करने की इजाज़त नहीं देती है। हम शव साधना भी करते हैं तो उसमें हम शव निकालते नहीं हैं। अच्छा। हम जो उनसे परमिशन लेते हैं, उनके घर वालों से, जो भी अलाउ करता है, तब हम साधना करते हैं। तो सर कपाल साधना का जैसे आपने बताया था कि शमशान में ही होती है ये, तो अड़िक साधना का भी ऐसा कुछ है कि अड़िका साधना भी शमशान में ही होती है? जी बिल्कुल, ये दोनों साधनाएं शमशान की ही प्रमुख साधनाओं में एक हैं। अच्छा। ये दोनों प्रॉपर होती तो शमशान में ही हैं, लेकिन आजकल मैंने बताया शमशानों में कैमरा लग गए हैं, या बहुत सी जगह रोक टोक हो गई है, या लाइटें इतनी लग गई हैं कि रात को लाइटें बंद होती नहीं हैं, और ये साधनाएं अब बिल्कुल अंधेरे में होती हैं, दीपक की रोशनी में। तो इसलिए फिर इनके विकल्प निकाले गए हैं कि जैसे आप कपाल साधना करना है और आपके पास कपाल की व्यवस्था नहीं है, तो हम आटे का, गुथे हुए आटे का भी एक कपाल बनवाते हैं, उस पर हम साधना सिद्ध करा देते हैं। तो उसमें होता ये है, उसमें प्रेत सिद्ध होता है, जिसे हम कपाल प्रेत कहते हैं। बस अंतर इतना होता है, वो कपाल में स्थान ना लेके आपके साथ रहेगा। अच्छा। ऐसे ही अडगा प्रेत यदि आपको करना है तो आप घर के एकांत कमरे में करो। बस होता ये है, घर के उस कमरे को कुछ समय के लिए हमें शमशान में तब्दील करना होता है। शमशान से भस्म लाते हैं, चिता की भस्म, उसे अपने आसन के नीचे बिछाना होता है, उस आसन पर बैठ के ये साधनाएं संपन्न करनी होती हैं। इनका तो सर प्रोसेस ही बहुत डरावना जैसा है। ये होता है और सबको फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कुछ समय के लिए हम ये कहें, आपको उस कमरे को शमशान में तब्दील करना ही पड़ेगा। नए साधक होते हैं सर, उनको तो फिर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा इस टाइम पे। बिल्कुल, क्योंकि नए साधक को नहीं पता ना कि ऐसे भी साधनाएं होती हैं। हाँ, और वो डर का भी एक माहौल होता होगा उस टाइम पे। अब डर के लिए तो देखिए गुरु है, अगर गुरु ने अच्छे से गाइड कर रहा है तो शायद डर नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर के डर को साधक को स्वयं मानना पड़ता है। क्योंकि गुरु केवल आपको बाहर से प्रोटेक्ट करेगा, आपके आंतरिक गुणों को भी नष्ट करेगा, लेकिन आपको मन में जो एक डर बैठा है कहीं कोने में छुपा हुआ, उसे आपको स्वयं निकालना होगा। अगर मैं कहूँ तो शिवजी भी आके आपको अपना त्रिशूल दे जाए और आपके अंदर डर है, तो वो त्रिशूल भी व्यर्थ है आपके लिए, बिल्कुल। वो भी आपका कुछ नहीं करेगा। तो जो मन का डर है उसे साधक को स्वयं निकालना पड़ता है, और बाकी के मार्गदर्शन के लिए एक योग्य गुरु चाहिए जो आपको सारी गाइडेंस देगा। तो सर ये प्रिपरेशन के लिए कुछ पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, या फिर जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे साधना करनी है तो आप अभी से करवाना स्टार्ट कर दोगे, या कुछ टाइम पीरियड एक गुरु लेता है कि भाई मतलब उसे प्रिपेयर करने के लिए जो साधक है उसे? देखिए, औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लेता हूँ। यदि कोई साधक मेरे पास आता है कि गुरुदेव मुझे अमुक साधना करनी है, तो हम उसे पहले दीक्षा देते हैं, उसे गुरु मंत्र देंगे, सारे प्रारंभिक चरण उसे बताए जाएंगे कि आपको कम से कम 2 से 3 महीने ये स्टेप फॉलो करने हैं, जिसमें कि
पंचोपचार पूजन करने का तरीका, हम जो कवच कीलन प्रोटेक्शन सुरक्षा के मंत्र दे रहे हैं वो आपको समय समय पर सिद्ध करने हैं, और आपको अपने जो कुल देवी, इष्ट कुल देवता या पितृ स्थान देवता होते हैं उन्हें मनाना है रोज पूजन करके, ताकि वो कोई रुकावट आपकी साधनाओं में पैदा ना करें। तो ये कुछ बेसिक तैयारियां हैं जो 2-3 महीने हम रेगुलर कराते हैं। जब साधक इन्हें कर लेता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है एक बैठक, स्थिर आसन। अच्छा। यदि आपका आसन स्थिर नहीं है तो आप साधना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी साधना करने के लिए 2 से 3 घंटे का स्थिर आसन आवश्यक है। अच्छा। तो वो इन 2-3 महीनों में हम कवर करवाते हैं कि आपका एक स्थिर बैठक आपकी 3 घंटे की हो जाए। तो ये तैयारियां 2 से 3 महीना ले लेती हैं एक साधक के लिए। इसके बाद ही आप धीरे धीरे साधनाओं में आगे बढ़ोगे। अब आपने डायरेक्ट आज मंत्र लिया, आप साधक कुछ आते हैं जिद करते हैं, नहीं गुरुदेव मैं तो ये साधना करूंगा। हम बोलते हैं भाई पहले बेसिक करो, स्टार्टिंग से चीज़ें करो। नहीं, तो हम साधना दे देते हैं, लेकिन होता नतीजा यही है, असफलता हाथ लगती है। क्यों? आपने तैयारी कुछ नहीं की, आपको ABCD मालूम ही नहीं है तंत्र की, तो वहाँ असफल हो जाते हैं। अब ऐसा साधक 2 बार असफल होगा, 3 बार होगा, फिर दुनिया में जाके बुराई करता है, मैं अमुक गुरु के पास गया था मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन अपने अवगुण नहीं बताएगा कि मैंने बिना तैयारी के साधना की थी। तो तैयारी प्रॉपर करवाते हैं हम, और साधकों से मैं यही कहूँगा कि वो करें, तैयारी के बिना साधना ना करें, तो ही सफलता मिलेगी। तैयारी के बिना तो कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो अधूरा ही रहता है। सर, जैसे हम कपाल प्रेत सिद्धि की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो कपाल एक्टिवेशन का ये टर्म क्या है, इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं? देखिए, इसमें ये होता है, जैसे नॉर्मल हम इंसान का कपाल ले रहे हैं, और एक कपाल होता है किसी सिद्ध का, जैसे कोई साधु सन्यासी गुजर गया उसका कपाल आपको मिल जाए, या फिर कोई औगड़ अघोरी गुजर गया उसका कपाल आपको प्राप्त हो जाए, तो वहाँ आपको फिर उसे साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल छोटे से विधानों द्वारा वो चैतन्य हो जाता है। अब होता ये है, वो जो साधु सन्यासी थे या जो औगड़ अघोरी थे, उसने अपने जीवन काल में जितनी सिद्धि साधनाएं की होंगी, या जो भी उसने मंत्र ऊर्जा एकत्रित की होगी इस दिमाग में, इस कपाल में, वो सारी आपको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। अच्छा। उसका बेनिफिट आपको सबसे बड़ा यही होगा, आपको सारी मंत्र क्रियाएं जो उसने अपने जीवन काल में सिद्ध की होंगी, जो ज्ञान उस भेजे में होगा, उस कपाल में होगा, वो आपको धीरे धीरे सारा निकाल के दे देगा। अच्छा, तो सर पता कैसे चलेगा कि ये जो कपाल जिस बॉडी से हमने लिया है वो किसी साधक की थी या फिर एक नॉर्मल इंसान की थी? ये पता चल जाता है। ये तो अब मैं कहूँ, जहाँ शमशानों में जो दफनाए जाते हैं वहाँ कोई ना कोई केयरटेकर होता है जो आपको ये जानकारी दे देता है। अच्छा। वो तो सब देखिए जुगाड़ सारी हो जाती है, ये भारत है, पता सब चल जाता है। और ज़्यादातर साधु सन्यासियों को जल समाधि दी जाती है ना। अब जल समाधि देने के बाद में वो गया, वो कहीं ना कहीं जाकर अटकेगा, तो कुछ ना कुछ पहचान मिल जाती है। वरना अब जैसे अघोरी वगैरह हैं, इन्हें ज़्यादातर मुखाग्नि दी जाती है, जल समाधि दी जाती है। जल समाधि वालों को नॉर्मल लोग प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, इनकी डीलें पहले से हो जाती हैं। अच्छा, तो मतलब पहले से ही बता देते हैं? पहले से डीलें हो जाती हैं कि यहाँ इसका विसर्जन होगा, आगे जाके प्राप्त करना है। अब वो आगे उसका प्रोसेस क्या करते हैं वो वही जाने, लेकिन वो तुरंत ही अलग कर देते हैं खोपड़ी को। अच्छा, तो सर ये लोग जो पानी में डूब कर या जिस तरीके से भी वगैरह करते हैं, तो उन केस में क्या होता है? उन केस में कैसे पता कर सकते हैं हम कि ये मतलब किस इंसान की बॉडी है? वो तो जब आप उससे साधना कर रहे हो, एक्टिव कर रहे हो, उसका प्रेत आएगा वो बताता है। जब मैंने, जैसा पिछली बार बताया था, मैंने 1 साल भर पहले ही कपाल प्रेत को सिद्ध किया था। तो जब मैंने उसे सिद्ध किया था, मैं उसको विधान कर रहा था, तो जो उसका जो प्रेत आया था उसने अपना नाम पवन बताया था, और वो बिजली का करंट था, एक नौजवान था। उसने अपना परिचय खुद दिया था। जैसे अभी आपने पूछा था ना कि हम कैसे पता करेंगे कि वो किसका कपाल है, तो अगर वो शक्ति सिद्ध होनी होती है तो वो अपना परिचय आके देगी पूरा। उसने सब कुछ बताया कि उसे क्या भोग चाहिए, कैसे वो काम करेगा, जो उसके नियम व शर्तें थे सारे उसने बताए। उसी आधार पर वो अभी तक मेरे पास है और रेगुलर काम कर रहा है। अच्छा, तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि प्रेत जो सिद्ध होता है, तो उसका अनुभव कैसे होता है एक साधक को कि भाई हमने प्रेत सिद्ध कर लिया और वो जो प्रेत है हमारे आसपास में ही है? देखिए, प्रारंभ में अनुभव होते हैं जैसे अदृश्य रूप से, कि जैसे ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, या यदि आप घर से बाहर कर रहे हो तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, आसपास का वातावरण या माहौल एकदम शांत हो जाता है या एकदम विकराल हो जाता है। अच्छा। तो आप समझ लो आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है।
लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में शक्ति आपके आगे पीछे आपको अनुभव कराएगी, आपको लगेगा कि कोई आपके दाएं बाएं आगे पीछे है। लेकिन प्रत्यक्षीकरण वाली साधनाओं में शक्ति सीधा सामने आती है, या कभी कि हम कहें वो पीछे आती है और पीछे ही घूमेगी फिरेगी। आपको जब बोलोगे आपको बोलना पड़ेगा वहाँ कि मेरे गुरु का आदेश है, सामने आके बात करो। ऐसा कई बार रिपीट करना पड़ेगा, तब वो सामने आता है। तो वो प्रत्यक्षीकरण वाली साधनाओं में तो स्पष्ट दिखती हैं सारी चीज़ें, आपको पता चलेगा कि शक्ति सामने खड़ी है, आप उससे बात करोगे। जी। तो सर, जो कोई साधक अगर फर्स्ट टाइम में साधना करता है तो वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करता है जिससे फिर उसकी साधना सफल नहीं हो पाती या उसे बहुत ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ते हैं साधना में? पूर्ण तैयारी ना होना सबसे बड़ी गड़बड़ है। साधनाओं की असफलता का सबसे बड़ा मुख्य कारण है आधी अधूरी तैयारियों के साथ साधनाएं करना, या यूँ कहें आपकी बैठक स्थिर नहीं है, आसन आपका स्थिर नहीं है। आप साधना करने बैठ गए, अब जाप पहुंच रहा है आपका 3 घंटे, लेकिन आपकी बैठक है 1 घंटे की, तो ऑटोमेटिक 1 घंटे बाद आप पैर बदलोगे, और पैर बदलने का मतलब है घुटना जैसे ही आपने बदला आसन खंडित होना, सारी साधना खंडित होगी। अच्छा, ये छोटे छोटे स्टेप्स का भी फर्क पड़ता है फिर? बिल्कुल, आपको कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल बुत बना देना है, बिल्कुल अंगूठा हिलेगा नहीं आपका। अब लोग क्या करते हैं, 1 घंटे बाद ही घुटना चेंज कर रहे हैं, पैर बदल रहे हैं, दर्द हो रहा है, नस चढ़ गई, तो वहाँ आसन खंडित होते ही साधना आपकी खंडित हो गई, फिर उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। ये गलतियाँ सबसे ज़्यादा साधक करते हैं, उनकी बैठक स्थिर नहीं है। बिल्कुल, और इन्हीं सब की प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग से ही एक साधन। जो हम 2 से 3 महीने कराते हैं वो हम यही कराते हैं मेन, कि आपका एक स्थिर आसन हो जाए 3 घंटे का कम से कम, ताकि आप कोई भी क्रिया अनुष्ठान करोगे वो खंडित ना हो। अच्छा, तो जैसे साधना अगर खंडित हो गई तो क्या जो प्रेत होता है या जिस भी प्रेत की हम साधना कर रहे हैं वो आता नहीं है हमारे पास, या फिर अगर आ जाता है तो वो हमें कोई प्रॉब्लम देता है इस तरीके? नहीं, सैकड़ों केसों में कोई एक होता है कि शक्ति प्रारंभ में उस 1 घंटे से पहले ही जुड़ गई, उसके बाद आपने मूव चेंज किया, फिर भी वो वहीं है। वरना ऐसा होता नहीं है कि आपने जैसे ही आसन खंडित किया तो शक्ति ऑटोमेटिक अदृश्य ही रहती है, वो आती नहीं है फिर। क्योंकि आपने जैसे ही आप आसन खंडित करोगे आपका ध्यान भंग हो जाएगा, और ध्यान भंग होगा मतलब जो कनेक्शन आपका जुड़ रहा था, आपका भाव उसका भाव जो जुड़ रहा था, एक बॉन्ड बन रहा था, वो ब्रेक हो जाएगा, तो शक्ति आएगी ही नहीं। तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है सर? बिल्कुल, दोबारा से उस स्थिति पे आपको दोबारा बैठना है तैयारियों के साथ, फिर दोबारा शुरू करो। तो सर, इन साधनाओं में मेल फीमेल का भी कोई रोल होता है कि ये साधना सिर्फ आदमी कर सकते हैं या ये वाली साधना सिर्फ औरतें कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेत साधना कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हमारे पास स्त्री साधकाएं भी हैं, पुरुष साधक भी हैं, दोनों स्वेच्छा से अपने अपने हिसाब से कोई भी साधना कर लेते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इनका प्रोसेस भी सर सेम ही होता होगा सब फिर? सेम होता है, और जो शक्तियाँ आती हैं वो भी सारी सिमिलर सब होती कुछ हैं? सेम होता है। अच्छा, तो सर कपाल प्रेत अपने आप में एक सिद्धि है, तो उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद में एक साधक कौन कौन सी और सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है? देखिए, ये नियम है प्रकृति का कि यदि आपने एक साधना कोई भी सफल कर ली, उसके बाद आप जो भी आगे की साधना करोगे वो पिछली शक्ति आपको गाइडेंस देगी ही देगी, वो आपको गाइड करेगी ही करेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कपालप्रेत सिद्ध किया, अब मुझे कल खबीज साधना करनी है, तो मैं अपनी शक्ति से पूछूंगा कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए ठीक होगी या नहीं। अगर वो शक्ति मेरे पास जो पहले से है वो बोलेगी हाँ ठीक है, तो मैं उसे करूँगा। अगर उसने मना कर दी तो मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जो शक्ति मैं आगे सिद्ध करने वाला हूँ वो रहेगी तो इस शक्ति के साथ ही, और जब इन दोनों में ही आपस में नहीं बनेगी तो उसका लॉस मुझे होगा। इसलिए अगर मेरी शक्ति मुझे गाइड करेगी करने को तो मैं करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो एक शक्ति सिद्ध होने के बाद साधक की आगे की साधनाओं की सफलता निश्चित हो जाती है, उसे इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। अब 10 दिन की साधना है और आपको पहले से कोई शक्ति सिद्ध है तो वो 5 दिन में पूरी करा देगा उसे, आपको उसके लिए 10 दिन नहीं बैठना। सर, आपके एक्सपीरियंस में या जब से आपने साधना स्टार्ट करी है, जिस भी किसी साधक को आपने साधना करवाई है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें जिसमें कि आपको बहुत लाभ या कोई एकदम ड्रेस्टिक चेंज देखने को मिला हो, भारी बदलाव जिसे हम कहते हैं कि एक कपाल प्रेत सिद्धि के बाद में? उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो नोट ला के देता है मुझे। जब भी जरूरत होती है वो 500 का एक नोट देता है। अच्छा, उसे हम कभी भी खर्च कर सकते हैं। पूरे दिन में या मतलब किस नहीं, तरीके जब से? जरूरत होती है, ना कि रोजाना देगा, लेकिन हमें उसे भोग देना है प्रॉपर, उसे बोलना पड़ता है, तब वो हमें एक नोट ला के देता है। और अगर ज़रूरत ज़्यादा की है फिर? अब अभी उसकी क्षमता 500 की है शायद,
हम प्रेशर इसलिए नहीं देते, अभी शायद वो काम चला रहा है, क्योंकि सभी शक्तियों की क्षमताएं उनके अलग अलग होती है। अब हो सकता है इसकी क्षमता इतनी हो, जैसे मैंने बताया ना अडिगा प्रेत था, वो 200 किलो तक वजन उठाता था, अब हो सकता है ये 2 ग्राम उठा रहा हो। अच्छा सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। सर, आज हमने कपाल प्रेत और अडिगा प्रेत के बारे में इतना कुछ जाना, इतना कुछ नया समझा, और आपने अपने तंत्र के ज्ञान से उसे बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया भी। लेकिन सर, जाते जाते जो हमारे बिगनर साधक हैं या जो इस साधना में आना चाहते हैं, वो सर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे वो कपाल प्रेत को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे अडिगा प्रेत को सिद्ध कर सकते हैं? उनके लिए कोई टिप या कोई एडवाइस आप देना चाहें? देखिए, कभी भी ऐसी कोई साधना करो तो उससे पहले आपको पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया, आप योग्य गुरु के सानिध्य में जाइए। यदि आपको ये साधना करनी है, आप हमारे यहाँ आके दीक्षा ले सकते हैं, हम भी ये साधना आपको कराते हैं। बशर्ते यही है, प्रारंभ के 2 से 3 महीने हम आपको बेसिक कराएंगे। आपका जो शुरुआती चरण होगा वो थोड़ा सा कठिन जाएगा, उसके बाद आप इस साधना को कर सकते हो। उन 2-3 महीनों में हम आपके अंदर के डर को निकाल देंगे, आपको मजबूत बनाएंगे, आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, ताकि आप कभी भी रात्रि में शमशान जाओगे साधना करने तो आपको डर या भय ना रहे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका यहाँ आने का और अडिगा प्रेत और कपाल प्रेत के बारे में हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी जानकारी देने का। कपाल प्रेत और अडिगा प्रेत के बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना, जो शायद हमारी ऑडियंस ने भी पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये तंत्र के विषय हैं और तंत्र के विषयों के बारे में जनरली कोई बात नहीं करता या जनरली हमें सुनने को नहीं मिलता। आई होप हमारी ऑडियंस को तंत्र के इस गहरे विषय के बारे में, जिसे आज तक लोग एक भय का विषय मानते थे, क्योंकि कपाल प्रेत और अडिगा प्रेत अपने आप में सुनने में ही एक भय का विषय लगते हैं। आशा करती हूँ हमारी ऑडियंस को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई कमेंट्स हो या कोई क्वेरीज हो, कुछ जानना हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आने वाले पॉडकास्ट में उन क्वेश्चंस को लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच सर।